हेलो, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन, जहाँ पर आपको मिलती हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत सारी अच्छी-अच्छी ट्रिक्स, टिप्स और कंसेप्ट, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में सफल हो सकें। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 20 जनवरी को जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो जीएस के क्वेश्चन आए थे, उनको हम इस टॉपिक में देखेंगे इस वीडियो में। इसके पहले वाले वीडियो में देखा होगा आपने, जो फर्स्ट शिफ्ट में एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आए थे, उसको हमने एक्सप्लेन किया है, हिंदी में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा, वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए शुरू करते हैं कि 20 जनवरी को जो क्वेश्चन आए थे जीके के, उनको हम देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, पहले ये फर्स्ट शिफ्ट के दोस्तों, ये फर्स्ट शिफ्ट के हैं। ये जो क्वेश्चन है जीएस के फर्स्ट शिफ्ट के, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, लोकसभा में हरियाणा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा में हरियाणा की कितनी सीटें हैं, कितने मेंबर हैं? तो दोस्तों ये 10 मेंबर हैं। देयर आर 10 मेंबर्स आर फ्रॉम हरियाणा इन लोकसभा। अगर दोस्तों राज्यसभा अगर पूछा होता तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं हरियाणा से, तो ये इसका आंसर था 5। राज्यसभा में 5 सीटें हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, कलिंगा बैटल वाज फॉट इन, ये जो कलिंगा बैटल जो हुआ था, ये कब लड़ा गया था? तो ये लोगों लगभग ये दोस्तों लगभग 262 या 261 बीसी में लड़ा गया था, बिफोर क्राइस्ट लड़ा था, ईसा पूर्व 262 या 261 के बीच में ये लड़ा गया था। ये अगर ये पूछा जाए दोस्तों किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये दोस्तों ये अशोका इसमें लड़े थे, अशोका ने जीता था, ये कलिंगापुर जीता था। तो अशोका और एक कलिंगा का लोकल राजा था, उससे हुआ था। अशोका और एक कलिंगा का एक राजा था, लोकल राजा, कलिंगा लोकल राजा था, उसके बीच में हुआ था। तो अशोका सर आपको मालूम होना चाहिए, जो अशोका जो मौर्य सम्राट था, एक मौर्य वंश का सम्राट था। अगर ये पूछा किस डायनेस्टी से था, तो मौर्य डायनेस्टी से था, मौर्य वंश का ये सम्राट था। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ कब इस्टेब्लिश हुआ था लोग दोस्तों? मतलब जो यूएनओ था वो किस वर्ल्ड वार के बाद स्टेबल हुआ था? तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद स्टेबल हुआ था। इसका पर्पस यही था कि आगे फ्यूचर में इस तरीके की कोई घटना ना हो, पूरा जो वर्ल्ड के लोग वो शांतिपूर्वक रहें, ऐसी कोई घटना ना हो जिसमें लोगों को ये खामियाजा भुगतना पड़े। तब से उसके बाद से कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। अगर ये पूछा जाए दोस्तों, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये कब हुआ था? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। 1939 से 1945 तक चला था। तो इसके बीच में नोबेल प्राइज़ नहीं दिए गए थे। नोबेल प्राइज़ नहीं दिए गए, जब ये वर्ल्ड वॉर हो रहा था, नोबेल प्राइज़ नहीं दिए गए थे। हमने नोबेल प्राइज़ वाला वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, उसमें सब एक्सप्लेन किया हुआ है। वो 12 से 15 मिनट का वीडियो है, उसमें आपको जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं नोबेल प्राइज़ के आपके एग्ज़ाम में, वो सब हमने कवर किए हैं। आप हमारे वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसके पहले सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ था। ये पूछा जाए कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1914 से 1918 तक हुआ था ये, 1914 से 1918। बोला जाए 1914 में कब? 28 जुलाई से, पहला दिन इसका था, 28 जुलाई से शुरू हुआ था दोस्तों, और ये 11 नवंबर तक चला था, 11 नवंबर 1918 तक चला था। तो ये पहला वर्ल्ड वॉर था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। व्हाट इज द हाईएस्ट अवार्ड दैट मैरी कॉम हैज वॉन? अब तक सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा मैरी कॉम ने जीता है? तो ये पद्म भूषण है दोस्तों। ये क्या है? पद्म भूषण है। इसके अलावा आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जो पद्म भूषण है ये तीसरा हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया में, ये थर्ड हाईएस्ट है। और जो पहले नंबर पे दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ये है भारत रत्न, ये है भारत रत्न। और दूसरे नंबर पे भारत विभूषण, भारत विभूषण। तीसरे नंबर पे ये पद्म भूषण। और चौथे नंबर पे बात किया जाए तो पद्मश्री है, ये पद्मश्री, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसका भारत विभूषण, पद्म विभूषण है, ये पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ये चौथे नंबर पे। दोस्तों ये क्वेश्चन है, हु इज रिफर्ड एज ए फादर ऑफ माइक्रोलॉजी?
तो सूक्ष्म जो जीव विज्ञान है उसके फादर किसको बोला जाता है? तो दोस्तों ये एंटोनी फिलिप्स को बोला जाता है, एंटोनी फिलिप्स को बोला जाता है। ये सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता बोला जाता है किसको? एंटोनी फिलिप्स को बोला जाता है। तो ये अगर ये पूछा जाए दोस्तों ये कहाँ के रहने वाले थे? ये डच के रहने वाले थे। ये एक देश है, डच के रहने वाले थे। ये जन्मे कहाँ से? नीदरलैंड में जन्मे थे ये, नीदरलैंड में इनका जन्म हुआ था। तो इनको सूक्ष्मजीव विज्ञान के पिताजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने फॉर्म किया था दोस्तों? ये चार्ल्स डार्विन है। इनका नाम है चार्ल्स डार्विन, ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डू यू फील व्हेन द लिफ्ट इज गोइंग डाउन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? दोस्तों ये कंसेप्ट फिजिक्स का आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कोई भी पार्टिकल अगर अर्थ पर है या नॉर्मल तरीके से गिर रही है, फ्री फॉल हो रही है, तो उस पर नीचे की ओर, जैसे अर्थ पे गिर रही है, सरफेस पे गिर रही है, फ्री फॉल, तो इस पे जो एक्सीलरेशन लगता है वो जी ग्रेविटी एक्सीलरेशन होता है। ठीक है। अगर जैसे कोई लिफ्ट जो है, ये एक लिफ्ट है, नीचे की ओर आ रही है ए एक्सीलरेशन से, कोई पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है, कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो इस पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, सूडो फोर्स लगता है। सूडो फोर्स ऊपर की ओर लगता है तो इसका जो टोटल रिजल्टेंट वेट वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? हम जानते हैं फिजिकल टू, हम अर्थ सरफेस पर होते हैं तो वेट कितना होता है? mg होता है। मगर जब हम लिफ्ट में चले जाएंगे तो ए एक्सीलरेशन ये नीचे की ओर, ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रही है, मगर इस पे एक सूडो एक्सीलरेशन, सूडो फोर्स फील होगा, उसके कारण ए एक्सीलरेशन इस पे ऊपर की ओर लगेगा। तो जो इसका रिजल्टेंट एक्सीलरेशन जो इस पे लगेगा वो कितना हो जाएगा? जी माइनस ए हो जाएगा, जी माइनस ए। जब लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रही होती है तो जो इस पे रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा? फिजिकल टू एम इंटू जी माइनस ए। तो इसका जो वेट होगा इसे हल्का लगेगा, मगर इसका जो मास होगा, मास इसका जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। मास नहीं, इसका जो वो 60 किलोग्राम का है तो 60 ही किलोग्राम का रहेगा, चाहे यहाँ पर हो चाहे दुनिया में कहीं भी हो, वर्ल्ड में कहीं भी हो, ये इसका जो मास है वही रहेगा। चाहे जी की वैल्यू चेंज होती रहे मगर इसका मास कभी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो क्या होगा? इसका वेट चेंज होगा, जो कि m इंटू जी कहलाता है अर्थ सरफेस पे। अगर लिफ्ट में है तो इसका वेट कितना हो जाएगा? फिजिकल टू एम जी माइनस ए। अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है ए एक्सीलरेशन से दोस्तों, तो इस पे ऑलरेडी जी नीचे लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, तो इस ए के कारण नीचे एक और फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? एम इंटू ए, सूडो फोर्स लगेगा। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा दोस्तों? एम जी प्लस एम ए। तो एम कांस्टेंट ले लिया तो जी प्लस ए हो जाएगा। तो इसका वेट नीचे, जब ये ऊपर जाएगा लिफ्ट तो इसका वेट भारी लगेगा, इसका वेट क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। जब भी कोई लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो वेट हमारा हल्का हो जाता है, हमें हल्का महसूस होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो हमारा वेट जो है हमें भारी लगता है। मगर कंडीशन ये है दोस्तों कि जो लिफ्ट ट्रेवल कर रही है ना, वो किसी एक्सीलरेशन से ट्रेवल होनी चाहिए, या नीचे जा रही हो या ऊपर जा रही हो, मगर किसी एक्सीलरेशन से। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, हम जानते हैं कांस्टेंट स्पीड में एक्सीलरेशन 0 हो जाता है, तो हमारा वेट वही रहेगा, m इंटू जी ही रहेगा। जो हम नॉर्मल धरती पर खड़े होते हैं वही हमारा वेट रहेगा। कंडीशन क्या है? कि ये किसी एक्सीलरेशन से या तो ऊपर जा रही हो या तो नीचे आ रही हो, तब हमारे भार में हमें महसूस होगा कि हाँ कम ज़्यादा हुआ है। मगर अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक है। तो ये यू फील लाइटर होगा इसका आंसर। देखिए, देख सकते हैं एम जी माइनस ए हो जाएगा। दोस्तों ये टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये जो इल्तुतमिश कौन था दोस्तों? ये इल्तुतमिश गुलाम वंश का राजा था। ये गुलाम वंश का राजा था। और गुलाम वंश दोस्तों क्या थे? ये दिल्ली सल्तनत पे जिन्होंने राज किया था, तो कई वंश थे, उनमें सबसे पहला जो वंश था वो गुलाम वंश था। दिल्ली जो सल्तनत थी उस पे जो पहले वंशों का राजा था, सबसे पहले जो वंश ने राज किया था दिल्ली सल्तनत पे, वो कौन थे? गुलाम वंश थे, गुलाम वंश थे। तो गुलाम वंश का राजा था कौन? इल्तुतमिश जो था वो गुलाम वंश का राजा था। ठीक है दोस्तों। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जब मर गया था ना, उसके बाद इल्तुतमिश आया था।
कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का जो राजा पहला था, सबसे पहला राजा कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। जब वो मर गया था उसके बाद ये आया था कौन? इल्तुतमिश आया था। पहला दोस्तों गुलाम वंश हो गया। जो दूसरा है वो खिलजी वंश था दोस्तों, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था, खिलजी वंश पे जो पहला राजा था, उसका नाम था दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी। आप लोग जानते हैं जलालुद्दीन खिलजी। जो तीसरा दोस्तों था वो तुगलक वंश था। कौन सा वंश था? तुगलक वंश था, तुगलक वंश था। जो तुगलक वंश जिसने स्थापना की तुगलक वंश की, वो उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम था दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक था। जो चौथे नंबर पे था वो दोस्तों था सैयद वंश। कौन सा था? सैयद वंश। तो सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो थे दोस्तों खिंज खां थे, उनका नाम था खिंज खां थे, खिंज खां उनका नाम था, खिंज खां नाम था उनका। उसके बाद दोस्तों लास्ट जो वंश था दिल्ली सल्तनत का, वो लोधी वंश था, वो लोधी वंश था। लोधी वंश के स्थापक कौन थे दोस्तों? बहलोल लोधी थे उनका। क्या नाम था उनका? बहलोल लोधी। ये नाम था, ये हमारे ये वंश थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पे राज किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों दिल्ली सल्तनत। मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा जिस आप देख सकते हैं पूरी इंफॉर्मेशन के साथ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा जो नदी है किस सिटी से होकर गुजरती है? ये ऑप्शन दिए गए थे, तो आपको मालूम हो जाए दोस्तों, जो अलकनंदा नदी है वो बद्रीनाथ से होकर गुजरती है। कहाँ से? बद्रीनाथ से होकर गुजरती है। तो दोस्तों अलकनंदा जो है ना वो हिमालयन रिवर है, हिमालय से निकलती है ये। कहाँ से निकलती है? हिमालय से। जगह का नाम है दोस्तों, किस स्टेट से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है ये। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से, उत्तराखंड से निकलती है। उसके बाद दोस्तों देवप्रयाग में ना, ये देव प्रयाग, देव प्रयाग में नहीं, ये आकर एक दूसरी नदी आती है जो कि गंगोत्री से निकलती है। उसका नाम है दोस्तों भागीरथी। उसका क्या नाम है दोस्तों? भागीरथी। तो ये भागीरथी के साथ मिल जाती है। अलकनंदा और जो भागीरथी हैं वो देवप्रयाग में मिल जाती हैं। देवप्रयाग में मिलने के बाद ये एक साथ बहती हैं, तो इसको नाम दिया जाता है गंगा नदी। इसको क्या नाम दिया जाता है? गंगा नदी नाम दिया जाता है। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जैसे अलकनंदा के लिए पूछा, आपसे ये भी पूछ सकता है जो भागीरथी नदी है, भागीरथी, ये किस किस सिटी से होकर गुजरती है? तो हम आपको बताते हैं, ये गंगोत्री एक सिटी है, गंगोत्री से होकर गुजरती है। देवप्रयाग से होकर गुजर रही है, तो गुजर ही रही है। एक टेहरी सिटी है दोस्तों, वहां से टेहरी, क्या है? टेहरी सिटी है, तो ये वहां से भी होकर गुजरती है। एक टेहरी सिटी में दोस्तों एक बहुत बड़ा बांध है, सब इंडिया का सबसे टालेस्ट डैम है वहां पे, उसे कहा था टेहरी बांध है, टेहरी डैम कहा था उसे। क्या कहता है? टेहरी डैम कहा जाता है। ये इंडिया का सबसे टालेस्ट, फर्स्ट नंबर पे है टालेस्ट में, सबसे टालेस्ट है। ध्यान देना, सबसे टालेस्ट है। और सबसे लॉन्गेस्ट की बात की जाए वो नदी है, वो हीराकुंड नदी, हीराकुंड बांध है, वो महानदी पे बना हुआ है। जो अगर सबसे लॉन्गेस्ट की बात की जाए, सबसे लॉन्गेस्ट जो है लगभग 10 किलोमीटर के बराबर है, महानदी पे बना हुआ है एक बांध जिसे कहता है हीराकुंड बांध। क्या कहता है? हीराकुंड बांध। वो कहाँ पे है दोस्तों? उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहाँ पे है? संबलपुर में है दोस्तों, वो कहाँ पे है? संबलपुर में है। तो सबसे टालेस्ट कौन सा है? टेहरी डैम है, जो टेहरी सिटी में बना हुआ है। किस स्टेट में है दोस्तों? ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है ये। ठीक है दोस्तों, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए। और ये गंगा यहाँ पे देवप्रयाग में मिलने वाला गंगा बन जाती है, जो कि इंडिया की सबसे लंबी नदी है। गंगा क्या है दोस्तों? इंडिया की सबसे लंबी नदी है। और इलाहाबाद में आकर यमुना इससे मिल जाती है, इलाहाबाद में यमुना इससे मिल जाती है। और यमुना क्या है? इंडिया की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। देखिए दोस्तों, मार्स इन विच नंबर ऑफ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? तो ये चौथे नंबर पे आता है दोस्तों मार्स। मैं आपको पहले बता देता हूँ, सबसे पहले है मरकरी, सबसे पहले है मरकरी, जिसे हिंदी में कहते हैं बुध ग्रह, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? बुध ग्रह। उसके बाद है वीनस, जिसे कहते हैं शुक्र ग्रह, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? शुक्र ग्रह। उसके बाद है हमारा अर्थ, हमारी पृथ्वी है। तीसरे नंबर पे क्या है? हमारी पृथ्वी है। चौथे नंबर की अगर बात करें दोस्तों, चौथे नंबर की अगर बात करें, चौथे नंबर पे हमारा मार्स, ये है हमारा मार्स। और पांचवें नंबर पे हमारा जुपिटर है। छठवें नंबर पे हमारा शनि ग्रह है, सैटर्न जिसे कहते हैं। ये है हमारा बृहस्पति ग्रह है,
जुपिटर मतलब बृहस्पति ग्रह है। और उसके बाद दोस्तों 7वें नंबर पे है हमारा, जिसे कहते हैं अरुण ग्रह कहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं यूरेनस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरेनस। उसके बाद लास्ट जो है हमारा वो वरुण ग्रह है, वरुण ग्रह। ये वरुण है, ये अरुण है। इसे इंग्लिश में कहते हैं नेपच्यून। इसे इंग्लिश में कहते हैं नेपच्यून। तो ये हमारे 8 ग्रह हैं, जो कि हैं, पहले 9 ग्रह थे, एक लास्ट में प्लूटो था, मगर उसको अब हटा दिया गया, वो बोना ग्रह है, उसको हटा दिया गया है। अब देखिए, ये इनमें अगर ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों ये जुपिटर हमारा सबसे बड़ा ग्रह। इसके बाद अगर बोला जाए तो वो हमारा सैटर्न है, उसके बाद सैटर्न है। उसके बाद अगर बोला जाए दोस्तों, फिर अरुण है हमारा, यूरेनस है। ठीक है। अगर इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों, इसके बाद की बात की जाए, तो सबसे इसके बाद वाला जो नंबर है वो हमारा नेपच्यून का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? नेपच्यून का आ जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों, इसके बाद हमारा अर्थ का नंबर आएगा। फिर ये शुक्र ग्रह, वीनस। उसके बाद अगर बात की जाए, फिर मार्स है। फिर हमारा लास्ट में है ये हमारा बुध ग्रह जो है, लास्ट में। ठीक है दोस्तों, तो ये 8 ग्रह हैं। इनका हमने साइज ही बता दिया। 1 का मतलब सबसे बड़ा साइज है, 8 का मतलब सबसे छोटा साइज है ये। ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। आपसे दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि ये सब सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा है, सूरज के सबसे निकटतम कौन सा है, ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो ये सूरज है, सूरज के सबसे निकटतम कौन सा है दोस्तों? ये बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा है? बुध ग्रह। सबसे दूरी से बात की जाए दोस्तों, तो ये वरुण है हमारा, नेपच्यून सबसे दूरी पे है। ठीक है। अगर सबसे चमकीला बात की जाए दोस्तों, सबसे चमकीला, ध्यान दीजिएगा, सबसे चमकीला हमारा कौन सा ग्रह है? ये वीनस ग्रह है, शुक्र ग्रह है, जिसे कहते हैं शुक्र ग्रह। ठीक है। और सर्वाधिक गर्म, सबसे ज्यादा गर्म, सबसे ज्यादा हॉट कौन सा है? वीनस है। जबकि नजदीक ये है, मगर सबसे ज्यादा गर्म कौन सा है? ये है दोस्तों, वीनस है। ये याद रखना, ये गलती करते हैं लोग, सर्वाधिक गर्म ये है। ठीक है। और सर्वाधिक ठंडा की बात अगर की जाए दोस्तों, सर्वाधिक ठंडा की अगर बात की जाए, तो ये हमारा ये नेपच्यून, सर्वाधिक ठंडा कौन सा है? नेपच्यून है। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो मार्स को दोस्तों लाल ग्रह कहते हैं। मार्स को क्या कहते हैं? लाल ग्रह। और नीला ग्रह किसे कहते हैं दोस्तों? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। भोर का तारा किसको कहते हैं दोस्तों? भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं, भोर का तारा शुक्र ग्रह कहते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है। ऐसा कौन सा ग्रह है दोस्तों जिसपे लाल धब्बा प्रतीत होता है? तो ये याद रखना दोस्तों, ये शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। और ये भी आपसे पूछ सकता है, सबसे तेज गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? अपने अक्ष पे बहुत तेज घूमने वाला दोस्तों, अपने अक्ष पर ही सबसे तेज घूमने वाला है, वो है हमारा जुपिटर। जो अपनी एक्सिस पे बहुत तेज घूमता है, अपने एक्सिस पे जो बहुत तेज घूमता है, वो है जुपिटर, वो है जुपिटर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये सब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया था, जीव मिल्खा सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? मतलब जीव मिल्खा सिंह किस गेम से या किस स्पोर्ट से उनका रिलेशन है? तो वो गोल्फ प्लेयर हैं दोस्तों, गोल्फ प्लेयर हैं दोस्तों। आपको शायद मालूम ना हो, जो जीव मिल्खा सिंह है ना, ये मिल्खा सिंह के बेटे हैं। ये जो हमारे मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख है ना, द फ्लाइंग सिख, तो उनके ये बेटे हैं, मिल्खा सिंह के बेटे हैं। मिल्खा सिंह जो है ना, मिल्खा सिंह, जीव मिल्खा सिंह के पापा हैं। और जो हमारे ये थे, बहुत बड़े धावक थे, हम जानते हैं, इनके ऊपर फिल्म भी बनी थी, मिल्खा सिंह। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ये क्वेश्चन पूछा गया, 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं दोस्तों। तो इस टाइप का क्वेश्चन जितने भी आ सकते हैं, मैं दोस्तों आपको बताता हूँ। सबसे पहले याद रखिए, एक बाइट, एक जो बाइट होता है वो होता है 8 बिट के बराबर होता है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो अगर 1 किलो बाइट पूछा जाए दोस्तों, 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं, ये याद रखिए। एक किलो बाइट में 1024। जैसे कहीं भी 1 किलो होता है तो 1000 होता है ना, मगर यहाँ पे जब डाटा की बात होती है तो यहाँ पे ये 1024 आ जाता है। 1000 की जगह क्या है? 1024। वैसे ही 1 मेगाबिट इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? तो 1024 किलो बाइट हो जाएगा।
ऐसे सिंपल है। तो उसके बाद इससे बड़ा मेगा MB से बड़ा क्या होता है, GB। तो 1 GB जो हमारा गीगाबाइट जो होगा 1024 MB आ जाएगा। तो ये करते रहिएगा, इसको किलोबाइट में कैसे चेंज करेंगे, बाइट में चेंज करेंगे, चेंज कर लेंगे आप। तो उसके बाद अगर 1 TB पूछा जाए, 1 TB, तो 1024 GB आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 1024। अभी एग्जाम में पूछा गया था आपसे कि एक नीडल ये किसके बराबर होगा, 4 बिट के बराबर होगा। एक नीडल जो होगा 4 बिट के बराबर होगा। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आपको आना चाहिए। तो हु इज द ऑथर ऑफ पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म। तो ये जो बुक थी पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म, किसने लिखी थी, उसकी ऑथर कौन थी। तो ये थी बेनजीर भुट्टो। ये कौन थी, बेनजीर भुट्टो थी। दोस्तों आपको मालूम होगा शायद, ये बेनजीर जो भुट्टो है ये प्राइम मिनिस्टर थी। ये प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी। 11th पाकिस्तान की 11th प्राइम मिनिस्टर थी दोस्तों ये। और ये आपको ये भी मालूम होना चाहिए दोस्तों कि ये दुनिया की सबसे फर्स्ट लेडीज प्राइम मिनिस्टर थी किसी मुस्लिम मेजोरिटी देश की। ऐसा दुनिया में ऐसा देश जो जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी पे हो, सबसे पहली औरत थी जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी। अब तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी थी इससे पहले बेनजीर भुट्टो से किसी भी मुस्लिम नेशन की। तो ये पहली मुस्लिम वो थी। अब दोस्तों इसका विरोध बहुत हुआ था। ये 27 दिसंबर को इसको मार दिया गया था, इसको किल कर दिया गया था। 27 दिसंबर 2007 को इसको मार दिया गया था। एक फंक्शन में इसको 27 दिसंबर 2007 को इसको मार दिया गया था। अपने ज़माने की ये बहुत खूबसूरत वो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज शुगर केन। शुगर केन क्या है दोस्तों, तो ये ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें ग्रास है। शुगर केन क्या है, ग्रास है ये। अब एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेन रिलीफ मेडिसिन। तो पेन रिलीफ मेडिसिन बहुत टाइप की होती हैं। आप उसमें ऑप्शन हमें ये नहीं पता लगा कि ऑप्शन कौन कौन से, तो नहीं तो हम टिक कर देते ऐसे। सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था दोस्तों, बीजेपी बिलोंग्स टू विच फैमिली। किस फैमिली से बिलोंग करती है बीजेपी। जैसे कि हम जानते हैं अभी भारत में जो सरकार है वो बीजेपी सरकार है। बीजेपी की मतलब भारतीय जनता पार्टी है, जिसके मुखिया हैं नरेंद्र मोदी जी। वो किस परिवार से है दोस्तों, वो संघ परिवार से। किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, संघ परिवार से। ये व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चेक। चेक रिपब्लिक का कैपिटल क्या है दोस्तों, ये प्राग्यू है। ये इसका जो कैपिटल है ये प्राग्यू है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, शिवाजी महाराज वाज क्राउंड इन। शिवाजी जो हमारे इनका नाम छत्रपति शिवाजी भी कहा जाता है, इनको छत्रपति शिवाजी भी कहा जाता है। इनको कब वो क्राउन किया गया था, तो 1674 में इनको क्राउन किया गया था। इनका क्राउन मतलब इनका राज्य अभिषेक कब किया गया था, 1674 में इनका राज्य अभिषेक किया गया था। इनका जो पूरा नाम था दोस्तों वो शिवाजी भोसले था। इनका जो नाम था शिवाजी भोसले था। इनका जो नाम था शिवाजी भोसले था। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो पुणे में जन्म हुआ था इनका। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। महाराष्ट्र में आज तक दोस्तों इनसे बड़ा कोई भी योद्धा पैदा नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र में अब तक कोई भी ऐसा योद्धा पैदा नहीं हुआ जो इनसे बड़ा हो। सबसे बड़े योद्धा माने जाते हैं महाराष्ट्र के। इनका जो जन्म हुआ था ना, ये पुणे में जन्म हुआ था। अगर ये पूछा जाए, ये जरूरी नहीं है मगर देख लीजिए, 19 फरवरी 1630 को इनका जन्म हुआ था। 19 फरवरी 1630 में जन्म हुआ था। आपने स्कूलों में पढ़ा होगा शिवाजी महाराज की मतलब जीवनी पढ़ी होगी, उसमें आपको देखा होगा कि 19 फरवरी 1630 इनका वो है। और ये भी बताया जाता है इनके पिता जी का नाम क्या था दोस्तों, आपको याद होगा, शहाजी भोसले था इनका नाम। क्या था दोस्तों, शहाजी भोसले। और माता का नाम क्या था दोस्तों, जीजाबाई था। माता का नाम क्या था, जीजाबाई था। तो ये शिवाजी के बारे में इंफॉर्मेशन थी ऐसे से। दोस्तों ये ऑप्शन दिए गए थे, मरकरी दिया गया है, लेड और आयोडीन। इनमें पूछा गया सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है दोस्तों। सबसे लोएस्ट जो है मेल्टिंग पॉइंट किसका है। तो दोस्तों हम बताएं, सबसे इनमें से सबसे जो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वो मरकरी का है। वो किसका है, मरकरी का है। तो जो मरकरी का जो फॉर्मूला है अगर बोला जाए, Hg से बोलते हैं। लेड मतलब Pb से बोलते हैं केमिस्ट्री में।
इस आयोडीन मतलब आई बोलते हैं। तो सबसे कम इसका मेल्टिंग पॉइंट है दोस्तों। इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए, इसका नेगेटिव में -38 में डिग्री सेल्सियस है इसका -38 डिग्री है। इसकी बात की जाए, इसका 327 अप्रोक्सीमेट आएगा, 327 डिग्री इसका। और आयोडीन की बात की जाए तो ये 123 डिग्री सेल्सियस है इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो ये है। अब सबसे कम किसका है? मरकरी का। और सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो वो लेड का आएगा दोस्तों। लेड मतलब शीशा, लेड मतलब शीशा ही आ जाएगा। और मरकरी मतलब पारा। ये पारा जो बुखार उखार चेक करने के लिए थर्मामीटर में यूज़ किया जाता था पहले, वो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु स्टार्टेड गणेश फेस्टिवल? गणेश फेस्टिवल किसने स्टार्ट किया था? तो दोस्तों ये लोकमान्य तिलक ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक जी का नाम ये भी था बाल गंगाधर तिलक, आपने सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक। अरे वो गंगाधर शक्तिमान गंगाधर नहीं, बाल गंगाधर तिलक। तो लोकमान्य तिलक जी का ये भी नाम था, बाल गंगाधर तिलक। उनका नाम यही था, बाल गंगाधर तिलक। उनको प्यार सब वैसे बोलते हैं लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक इनका नाम था दोस्तों, ठीक है। ये एक फ्रीडम फाइटर थे जो महाराष्ट्र के थे। जो कहाँ के थे दोस्तों? महाराष्ट्र के। तो इनका जो जन्म हुआ था ना 23 जुलाई 1856 में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था 1856 में हुआ था, 23 जुलाई में हुआ था, 23 जुलाई में। तो इन्होंने गणेश फेस्टिवल महाराष्ट्र में मनाना शुरू किया था। और आज तक गणेश फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से महाराष्ट्र में मनाया जाता है, मुंबई में खासकर। एनसीपी वाज फॉर्म्ड इन, एनसीपी कब फॉर्म की गई थी? तो ये 1999 में। तो एनसीपी का मतलब दोस्तों क्या होता है? नेशनल कांग्रेस पार्टी है। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल कांग्रेस पार्टी। नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है 1999, कांग्रेस नहीं दोस्तों, नेशनल, एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है 1999 में ये स्टेबल हुई थी। कांग्रेस जो पार्टी ये नेशनल 1999 में स्टेबल हुई थी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएनए? आरएनए का दोस्तों फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में। इसका जो आरएनए का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करने में इसका फंक्शन होता है। अगर आपसे ये दोस्तों पूछ ली जाए तो कि आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको याद होना चाहिए रिबो न्यूक्लिक। रिबो न्यूक्लिक इसकी एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। रिबो न्यूक्लिक, सी है ये, CLIC, न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है। रिबो न्यूक्लिक इसकी न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है। तो आरएनए की जगह एक और होता था डीएनए जैसा होता है, डीएनए। अगर इससे पूछ ले, ये क्वेश्चन आया हुआ था, डीएनए की फुल फॉर्म पूछा हुआ था। डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये होती है फुल फॉर्म। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शाहजहां बिल्ट ताजमहल फॉर, किसके लिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था? तो उसकी जो सबसे फेवरेट जो बेगम थी उसकी, वो मुमताज के लिए उन्होंने बनाया था। और आपको ये भी मालूम होगा जो ताजमहल है ये पूछ लिया जाए कहाँ पे? जस्ट यमुना नदी के किनारे बना हुआ, आगरा में है ये, यमुना नदी के किनारे में बना हुआ है। तो ये हमारा जो है अजूबा है, 7वें नंबर पे अजूबा ये रह चुका है, मतलब वर्ल्ड का, दुनिया का जो 7वें नंबर का अजूबा है ये है हमारा। और ये यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर भी घोषित किया हुआ है। और जो हमारे इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जो शाहजहां था दोस्तों, ये मुगल बादशाह था, 5वें नंबर का मुगल बादशाह था। पहले बाबर था, जानते हैं आप लोग, उसके बाद हुमायूं था, उसके बाद दोस्तों अकबर था, फिर हमारा वो जहांगीर था, उसके बाद दोस्तों ये आया था हमारा शाहजहां। इसके बाद इसका बेटा दोस्तों बना था औरंगजेब। औरंगजेब जो था इसका बेटा था, औरंगजेब जो इसका बेटा था। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट? सोडियम बाइकार्बोनेट का दोस्तों कॉमन नेम क्या है? उसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा। अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3, ये हो जाएगा। हु इन्वेंटेड न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर रिएक्टर किसने इन्वेंट किया था दोस्तों? तो ये एनरिको फर्मी ने किया था। इसको वो इन्वेंट किसने किया था? एनरिको फर्मी ने। ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? ये इटली के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये इटली के रहने वाले थे।
अगर ये भी पूछ सकता है कि इटली का कैपिटल क्या है दोस्तों, इटली का कैपिटल क्या है, रोम है, ROME, रोम। इटली का कैपिटल क्या है दोस्तों, रोम। ये बहुत बड़े फिजिक्स साइंटिस्ट थे दोस्तों, इनको वो भी मिला था, कौन सा प्राइज, नोबेल प्राइज भी मिला था इनको, फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी इनको मिल चुका है दोस्तों। ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो पहला दुनिया में सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो पावर प्लांट था वो कहाँ लगाया था गया, किस देश में लगाया गया था, तो वो रशिया में लगाया गया था दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, वो रशिया में लगाया गया था, रशिया में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ये। होपमैन कप इज रिलेटेड टू विच गेम, तो ये टेनिस से इसका रिलेशन है, टेनिस कप है ये, टेनिस गेम का। व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड, ये जननपीठ अवार्ड इसको कहते हैं, हिंदी में ज्ञानपीठ अवार्ड भी कह देते हैं इसको, ज्ञानपीठ अवार्ड। विनर रघुवीर चौधरी, रघुवीर जो चौधरी थे, ये ज्ञानपीठ इनको मिला था 2015 में मिला था इनको, 2015 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। वो किस लैंग्वेज में इन्होंने, मतलब वो मिला था, साहित्य के लिए मिलता है, किस लैंग्वेज के लिए मिला था, तो गुजराती लैंग्वेज के लिए मिला था, ये गुजरात के थे भी, और गुजराती लैंग्वेज के लिए मिलता है। तो इससे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि 2016 में किसको मिला दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। और 2016 में ये जिन्हें मिला है ये बंगाल के हैं, बंगाली भाषा में मिला है, इनका नाम है शंखा, इनका क्या नाम है, शंखा घोष, इनका नाम है शंखा घोष, शंखा घोष इनको मिला है, ये बंगाली भाषा के लिए मिला है, बंगाली भाषा के लिए मिला है इनको। ठीक है दोस्तों। और ये अब बोला जाए जो ज्ञानपीठ अवार्ड है कब से स्टार्ट हुआ था, जो पहला ज्ञानपीठ अवार्ड है 1965 से स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 1965 से स्टार्ट हुआ था। अगर ये पूछा जाए दोस्तों किसको मिला था ये, तो ये मिला था दोस्तों जी शंकर कुरूप को मिला था, जी ये शंकर कुरूप को मिला था, ये जी शंकर कुरूप जी को मिला था सबसे पहला। किस भाषा के लिए अगर पूछ ले जाए तो ये मलयालम भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए मिला था दोस्तों। ठीक है। ये भी दोस्तों पूछा गया है कि सबसे पहली औरत कौन थी जिन्हें ये वाला पुरस्कार मिला है, सबसे पहली औरत कौन सी थी जिन्हें ये वाला पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है, तो दोस्तों उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। क्या नाम उनका, सुमित्रा, सुमित्रा नंदन पंत। किस भाषा के लिए मिला दोस्तों, हिंदी के लिए मिला है, किस भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए मिला है दोस्तों। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपको याद होना चाहिए। मैं जब अवार्ड्स और ऑनर्स का जब वीडियो बनाऊंगा उसमें ये सब इसका जिक्र करूंगा मैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच ए पर्सन मूव्स टू अनदर लोकेशन इन सर्च ऑफ ए जॉब, जॉब की तलाश में जब एक आदमी इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, ये 3 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। तो जो पहला दोस्तों होता है वो होता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है दोस्तों, साइक्लिक, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें इकोनॉमी में कभी उतार चढ़ाव आता रहता है, तो मार्केट में जो लोग काम करते हैं उनको कभी जॉब मिलती है अच्छी, कभी नहीं मिलती है, तो ये साइक्लिक आता है। उसके बाद दोस्तों आता है फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो लोग होते हैं पहले कहीं काम करते रहते हैं, उसके बाद उन्हें जैसे सैलरी सर्टिफिकेशन नहीं होता तो कहीं दूर जॉब मिल रही है, जैसे दिल्ली में भी जॉब कर रहे हैं, बम्बई में उनको इससे ज़्यादा सैलरी मिल रही है तो बम्बई में चले जाते हैं, तो उस टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो फ्रिक्शनल कहलाता है। तो ये जो इसका आंसर है वो दूसरे टाइप का है, फ्रिक्शनल वो है कि जॉब के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। जो तीसरा टाइप होता है दोस्तों वो है स्ट्रक्चरल होता है, उसका नाम है स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल। ठीक है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसमें स्किल पे डिपेंड करती है, जैसे कि आप में कुछ स्किल है, आप उस स्किल के हिसाब से मार्केट में जॉब कर रहे हैं, मगर वो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी वाले को आपसे हायर स्किल चाहिए, तो उस टाइप की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये टाइप्स हैं इनके अनएम्प्लॉयमेंट के। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों खजुराहो टेम्पल पे, एक क्वेश्चन आया था कि ये मालूम नहीं चला हमें कौन सा क्वेश्चन आया था, मगर इस पे देखिए क्या क्या पूछ सकता है, हम बता देते हैं आपको कि खजुराहो जो टेम्पल है सबसे पहले ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये,
सबसे पहले क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देखिए दोस्तों, जो भी बड़ी-बड़ी जगह या कुछ भी मंदिर या कुछ भी जगह क्वेश्चन आते हैं, वो कुछ किसी न किसी तरीके से फेमस होते तभी आते हैं। जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होते हैं, इसीलिए आते हैं, अदरवाइज़ नहीं आएँगे वो। ऐसे तो बहुत सारे हैं। ये कहाँ पे है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ये फेमस है बहुत दोस्तों, क्योंकि हिंदू और जैन धर्म दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों के लिए है ये। ये जो मंदिर होता है, ये हिंदुओं के लिए भी है और जैन धर्म दोनों के लिए है, ये वाला। तो दोनों ग्रुप के लिए है और ये मध्य प्रदेश में है। यूनेस्को हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया है। तो ये सब क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। तो इसके बाद वाली वीडियो में थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे उसका हम ज़िक्र करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।